हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार बोधि इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए भैया, हम लोग शुरू कर रहे हैं अब इस वीडियो में मई के महीने का करंट अफेयर्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाना वहां पर बढ़िया से उसको कंप्लीट कर लेना। और वो आप जनवरी से कंप्लीट करते हुए चले आओगे तो आपका जो करंट का बर्डन है ना, वो करंट का बर्डन आपका खत्म हो जाएगा। जो लास्ट में मैगजीन एकदम अंधाधुंध तरीके से पढ़ने वाला प्रेशर रहता है, वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर भैया शुरू किया जाए। और हाँ, दूसरी बात है, जिनका अभी जैसे एग्जाम है अगर कोई, तो ये पिछले 5 महीने का जो करंट अफेयर्स है ये जरूर देख कर जाना, मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज कर लेना। बिल्कुल टू दी पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड रहते हुए ही हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ भी इधर उधर फालतू की कोशिश की जाती है कि ना डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं। इसमें कुछ प्रमुख सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन या कार्यक्रम, उनसे जुड़ी हुई न्यूज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो भैया ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं एक दफा, कब याद करो, जब हम लोगों ने ये लास्ट ईयर कब पढ़ा था, जब प्रोजेक्ट टाइगर की बात की थी। और प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया हुआ था। भाई ये प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, इन सबको लेकर हमारे एनवायरमेंट में क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी हम करंट कंटेक्स्ट समझ रहे हैं तो थोड़ा स्टैटिक से जोड़कर यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। तो जब प्रोजेक्ट टाइगर था, इसकी जब 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, तो कब 50वीं होगी उसकी? 2023 में होगी। तो जब इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी तो भारत सरकार ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि हम एक अंतरराष्ट्रीय बिग कैट, मतलब बड़ी जो बिल्लियां होती हैं, जो उस स्पेसीज की बिल्लियां, बेसिकली उस स्पेसी में जो 7 आपकी बिग कैट होती हैं, उनके लिए एक अलायंस बनाएंगे और इनके संरक्षण हेतु काम करेंगे। समझ में आया? तो भारत सरकार की पहल है और कोई अंतरराष्ट्रीय पहल है। तो जब भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ कोई भी प्रयास लिखना होता है या जैव विविधता के संरक्षण में कोई प्रयास बताना होता है, तो भारत सरकार का इस प्रयास जरूर बताया करो। देखो, इसी टॉपिक को आप कैसे मेंस में यूज कर सकते हो, इसी टॉपिक को पीटी के स्तर पर कैसे पूछा जाएगा, समझ लो। जब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पर आएगा तो आपसे सीधा प्रश्न होगा कि इसको जो पहली बार होस्ट करेगा, कहां किया जाएगा? बोले भारत की पहल है तो नई दिल्ली में ही होस्ट किया जाएगा। और इस बार की थीम क्या रहेगी? तो जो बड़ी बिल्लियां होती हैं उन्हें बचाओ, इंसानियत को बचाओ, इकोसिस्टम को बचाओ। बेसिकली इंग्लिश में भी इसकी थीम क्या है? सेव बिग कैट, सेव इकोसिस्टम एंड सेव ह्यूमैनिटी। ठीक है, समझ में आया? वही हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपसे जो पीटी में प्रश्न बनेगा वो थीम को लेकर प्रश्न बन सकता है, या फिर भैया कहां पर हुआ है ना? 1 से 2 जून को, जो बेसिकली मई के अंत में ही आते आते ये हुआ है, जो होस्ट किया गया है, ये किसके द्वारा? बोले भारत के द्वारा, और नई दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? एकदम सारी चीजें स्पष्ट हो गई। प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के एकदम क्लैरिटी है। इसके 50 वर्ष जब पूरे हुए थे तब यह पहल चालू की गई थी। सब ध्यान हो रहा है, रिवाइज आ रहा है, एकदम बढ़िया से हो रहा है। चलो फिर अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली जो न्यूज है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जैसे बैठक होती है। अब भैया ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर हो रही है? बोले पहले तो समझो ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स तो पता ही होगा ना, 5 कंट्रीज का पहले ये समूह हुआ करता था। ठीक है, ब्रिक्स जब ये नाम पड़ा था, ब्रिक्स से पहले ये ब्रिक हुआ करता था 2006 में। चलिए यहीं पर समझ लो, पहले यह 4 कंट्री हुआ करती थी, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, उसके बाद 2010 में जब साउथ अफ्रीका यहां से जुड़ जाता है तो फिर ये बन जाता है ब्रिक्स। क्लियर? तो ब्रिक जो है आपका ब्रिक्स में कब कन्वर्ट हुआ? 2006 से 2010 में। उसके बाद 2024 आता है। अब बात होती है कि भैया केवल ये 5 कंट्री तक ही ब्रिक्स सीमित नहीं रहना चाहिए, थोड़ा और विस्तार किया जाना चाहिए। तो थोड़ा और विस्तार होता है तो 2024 में इसमें 5 देश और जुड़ जाते हैं। इजिप्ट, इथोपिया, आपका सऊदी अरब है, ठीक है, और यूएई है और ईरान है। हाँ भैया, ये यूएई ईरान वही है जो इस समय आमने सामने खड़े हुए हैं, लेकिन ये ब्रिक्स एक समझ लो इतना प्यारा सा समूह है जहां पर यूएई भी दिखेगा आपको और ईरान भी इसका सदस्य दिखेगा। तो 2024 में 10 सदस्य होते हैं। फिर जैसे ही 2025 आएगा तो इंडोनेशिया और शामिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब दिमाग में क्लैरिटी रख लो कि ब्रिक्स में अभी के समय 11 सदस्य शामिल हैं। तो भैया ये न्यूज क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? ये न्यूज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास में है। अब मई में जो न्यूज थी, ध्यान से सुनो, मई में जो इसके कृषि मंत्री हैं ब्रिक्स के, जैसे ब्रिक्स के कृषि मंत्री और विदेश मंत्री, इनकी जो बैठक हुई, इनको लेकर एक प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है? एक तरफ लिखेगा ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक, ब्रिक्स के जो पर्यावरण मंत्री हैं इनकी बैठक। इस तरीके से अभी भी अलग अलग महीनों में, जैसे अभी मई क्या आएगी, जून में कुछ बैठकें निर्धारित हैं, जून में बैठकें होंगी। ठीक है, फिर ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, पूर्णतः एक सम्मेलन होगा जो वहां के हेड ऑफ स्टेट शामिल होंगे, वो भारत में होगी। ठीक है, क्लियर? तब समझ लेना अभी क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। तो अभी जैसे मई महीने में आया कि विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई वो कहां पर हुई? नई दिल्ली में हुई। ठीक है, उसके बाद में थीम क्या थी? लचीलापन, नवाचार,
सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये तो थीम रखी गई जो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स की, सभी देशों के जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर शामिल होते हैं, उनकी बैठक नई दिल्ली में होती है, पहली क्लैरिटी। दूसरा भैया जो कृषि मंत्री हैं इनकी बैठक कहां पर हुई? इंदौर में हुई। अब एक चीज और ध्यान रखना, अभी तो बस ये दो पढ़ लो, ठीक है, काय पढ़ लो, काय की अभी अगला महीना आएगा जब जून की करंट अफेयर्स करेंगे तो वहां पर कुछ ब्रिक्स की बैठकें होंगी, जैसे अभी कृषि मंत्रियों की, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, ऐसे कभी पर्यावरण मंत्रियों की बैठक होंगी, ठीक है। तो वो सारी बैठकें जब एक साथ आ जाएंगी, ध्यान सुनना, वो सारी बैठकें एक साथ आ जाएंगी तो सबको एक जगह पर लिखना है लास्ट में, और सबके आगे लिख लेना है कौन सी बैठक कहां पर हुई है। क्योंकि भारत के पास अध्यक्षता है तो सारी जो बैठकें हैं, चाहे विदेश मंत्रियों की, कृषि मंत्रियों की, भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर हो रही हैं। मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन बनने की यहाँ पूरी संभावना है, लेकिन अभी अगर पूछा जाएगा तो यहीं से सीधा क्वेश्चन वन लाइनर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अप्रोच भी बनाते चलना यहाँ पर, और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत इस बार अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन। देखो वैसे तो ये जो फोरम शिखर है ये बहुत पहले बन चुका था, लेकिन अब जाकर के ये चौथा भारत अफ्रीका बहुत समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो ये जो भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली में हुआ है, और नई दिल्ली में होने के साथ में इसकी थीम दूसरा महत्वपूर्ण है। थीम क्या है? बोले इंडिया अफ्रीका स्पिरिट। अब स्पिरिट क्या है? एक्रोनिम है, ध्यान से सुनना। यहां पर ना जब भी क्वेश्चन बनाया जाएगा मान लीजिए, तो चौथा जो भारत अफ्रीका जो फोरम शिखर सम्मेलन है इसकी थीम सीधा इंडिया अफ्रीका स्पिरिट लिखा होगा। आइए स्पिरिट ही लिखा होगा, एक्रोनिम ही वहां पर लिखा हुआ होगा, फुल फॉर्म कोई जरूरत नहीं है याद करने की, है ना। स्ट्रेटेजिक पार्टनर इनोवेशन, ठीक है, एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये जो फुल फॉर्म है भले ही आपको बता दिया, लेकिन कोई जरूरत नहीं। जरूरत क्या है? बोले भारत और अफ्रीका का जो स्पिरिट है ना वो याद रखना है जरूरी। भैया स्पिरिट से ही आपको याद रहेगा, इंडिया अफ्रीका स्पिरिट जो है थीम है इस चौथे शिखर सम्मेलन की। हुई कहां पर है? नई दिल्ली में हुई है, ठीक। अब अगला देखो, अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज कहां से है? बोले अगली न्यूज जापान से है। लेकिन क्या न्यूज है? ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनाया जाएगा। दोनों देशों के बीच में ट्रेड को बेहतर रखने के लिए, या दोनों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को बेहतर रखने के लिए कुछ आपकी बैठकें होती हैं, कुछ कमिटीज की बैठक होती हैं। तो वो जो ज्वाइंट कमिटीज बैठाई जाती हैं, उन ज्वाइंट कमिटीज को लेकर के दो फैक्ट हमारे सामने थे। जैसे भारत और जापान को लेकर के स्वास्थ्य पर, हेल्थ सेक्टर पर जो ज्वाइंट कमिटी की बैठक हुई वो कहां पर हुई? बोले नई दिल्ली में हुई। ध्यान से सुनना, भारत और जापान के स्वास्थ्य क्षेत्र पर जो ज्वाइंट कमेटी की बैठक हुई वो नई दिल्ली में हुई, और भारत जापान के सेपा को लेकर के ज्वाइंट कमेटी जो हुई, सेपा समझ रहे हो ना, कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका एक तरीके से एग्रीमेंट होता है ये, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस चीज को लेकर? इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ये, बिल्कुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा उससे कम जो है लिबरल होता है, ठीक है। तो ऐसे समझो बिल्कुल साधारण शब्दों में कि सेपा भी आपका एफटीए की तरह ही होता है। तो भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य पर जो संयुक्त समिति की बैठक हो रही है वो नई दिल्ली में हो रही है, ठीक है। नई दिल्ली को दिल से याद करते हैं, ठीक। अब दिल भैया स्वास्थ्य के संदर्भ में हेल्थ बढ़िया जिसका दिल बढ़िया, ठीक। दूसरा क्या है? बोलो सेपा, इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पर। तो इकोनॉमी के संदर्भ में जो बैठक हुई है ट्रेड को लेकर के वो जापान में ही हुई है, टोक्यो में, ठीक है। समझ में आया? तो सेपा वाली संयुक्त समिति की जो बैठक हो रही है वो जापान में हुई है, और जो स्वास्थ्य पर हुई है वो भारत में हुई है, नई दिल्ली में हुई है। क्लियर? समझ में आ रहा है? जापान की राजधानी में कौन सी? बोले सेपा वाली। अगर इधर उधर एक क्वेश्चन देखा होगा, स्टेटमेंट बनाएगा और स्टेटमेंट में अगर इंटरलिंक कर दिया, ठीक है, लिखेगा इंटरलिंक कर देगा, मान लो ये वाली बैठक लिख देगा टोक्यो में और ये वाली लिख देगा कहां पर भैया? नई दिल्ली में। तो बस ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए क्वेश्चन बने या नहीं बने, लेकिन हमें जो पढ़ना है, पढ़ने के दौरान उसी अप्रोच पर उस टॉपिक को तैयार करते हुए चलना है, ताकि कंफ्यूज भी करे तो कंफ्यूज हो ना एकदम, क्योंकि ऐसे पढ़ लिया है, ठीक। अब कुछ योजनाएं देखते हैं। जैसे ये जो 3 प्रमुख योजनाएं हैं इनके 11 वर्ष पूरे हुए थे इसी मई के महीने में, 9 मई 2026 को। बेसिकली पिछले साल ज्यादा महत्वपूर्ण थी, चाहे जीवन ज्योति हो, मींस जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस संदर्भ में आप एक प्रीमियम सरकार को दीजिए, उसके बाद में सरकार आपको उतना पैसा देती है, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा बीमा को लेकर के, जैसे एक्सीडेंट वगैरह के केस में वहां पर सुरक्षा बीमा योजना लाई गई। अटल पेंशन, जैसे एक उम्र के बाद में असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए अटल पेंशन, उनको पेंशन एक मुहैया कराई जाएगी। तो ये जो स्कीम्स हैं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई स्कीम है। अब जब भी याद करो, अब जो जैसे स्कीम आ गई यहाँ पर, अब ऐसा नहीं स्कीम आ गई है तो मान लो पीटी की दृष्टि से खाली ये जानना जरूरी है कि अभी इनके 11 वर्ष हुए हैं मई के महीने में, और नई 9 मई 2015 तारीख थी इनकी जब ये लॉन्च की गई थी तीनों की तीनों स्कीम, ठीक है। बात आती है कि जब भी आपको सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, वंचित वर्गों के उत्थान की बात जब भी करनी है तो इन 3 स्कीम्स का जिक्र जरूर जरूर करना है, ठीक है। समझ में आया? जरूर होनी चाहिए कॉपी पर। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं मेक इन इंडिया ब्रांड योजना के बारे में। देखो
भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चालू किया था। मतलब भारत में आइए, यहीं पर बनाइए भैया, ठीक है। मींस भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कहानी हम लोगों से छुपी नहीं है। जब हम लोगों ने अभी मैन्युफैक्चरिंग, जब हम आत्मनिर्भर भारत वाला एक एडिटोरियल किया हुआ था, ध्यान है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत अच्छे से समझा था कि जो स्किल है भैया, स्किल हमारे पास है ही नहीं। ज्यादातर हम स्किल का क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो कोई भी कंपनी आकर के आपके यहाँ पर विनिर्माण क्यों करेगी, है कि नहीं। R&D पर कितना खर्च करते हो, 0.7%। अब भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 0.7% जो देश खर्च कर रहा है, उसके यहाँ पर कोई कंपनी कैसे आएगी, उसकी तकनीक बेहतर कैसे हो सकती है, उसके यहाँ पर कोई नया इनोवेशन कैसे डेवलप हो सकता है, स्टार्टअप कोई कैसे डेवलप होगा, है ना। तो इन चीजों पर पहले काम करने की आवश्यकता है। तो उसी संदर्भ में भैया मेक इन इंडिया पहल चालू की गई थी 25 सितंबर 2014 को। अब मेक इन इंडिया ब्रांड योजना क्या है, देखो इसके तहत 100 ब्रांड को आपका चुन लिया गया है और इन ब्रांड्स को PLI जैसी स्कीम है, आत्मनिर्भर है, ये सारी स्कीम्स के माध्यम से क्या किया जाएगा, इसे सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट को चुन करके मेक इन इंडिया के संदर्भ में वो सारे प्रोडक्ट यहां उठाए जाएंगे जिनको लेकर के यहां रुचि कम दिखाई जाती है। तो सरकार इन्हें सपोर्ट करेगी, इस मेक इन इंडिया के तहत ब्रांडिंग करेगी उसकी, और जब उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी, सरकार के द्वारा ब्रांडिंग की जाएगी, तो लोगों के बीच लोकप्रिय होगी और उसका उत्पादन बढ़ेगा। समझ में आया। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी। क्लियर, समझे। जैसे यहाँ 100 वो उत्पाद लिए गए हैं जिनको हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन भारत पोटेंशियल रखता है उनका। अब उनका पोटेंशियल तो रखता है, उसके लिए जरूरी है कि उनकी ब्रांडिंग पहले हो, पहले लोगों को पता चले उसके बारे में, तभी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर ये मेक इन इंडिया ब्रांड योजना यही काम करेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हेल्प करने की। क्लियर, समझ में आ गई, ये स्कीम समझ में आई सरकार की। फिर है भैया भव्य योजना। सीधा पूछा जाएगा कि भव्य योजना किससे संबंधित है, तो भव्य योजना भी जुड़ी हुई है हमारी सेकेंडरी सेक्टर से। जब हम द्वितीय क्षेत्र के बारे में बता रहे होते हैं, सुधार के संदर्भ में सरकार के एफर्ट्स बताते हैं, तो उस एफर्ट्स में हमारे पास भव्य योजना भी होनी चाहिए अपनी कॉपी पर। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसी भव्य योजना के तहत भारत सरकार 100 वर्ल्ड लेवल के इंडस्ट्रियल पार्क बना रही है। और ये इंडस्ट्रियल पार्क क्या होगा, देखो जैसे ये क्षेत्र चुना, यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क एक डेवलप कर दी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दे देगी सरकार, सब कुछ ठीक है, टैक्सेस वगैरह से छूट दे देगी, सब कुछ मुहैया कराएगी जो एकदम फंडामेंटल नीड होती है किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की मूलभूत जो जरूरतें होती है ना औद्योगिक उत्पादन के लिए, वो सारी इस औद्योगिक पार्क में मुहैया कराई जाएगी। आप भैया अपनी मशीन लेकर आओ, लगाओ, दनादन उत्पादन करना शुरू कर दो। औद्योगिक पार्क का मतलब सीधा ये होता है। तो बोले इस संदर्भ में 100 वर्ल्ड क्लास के यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जा रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, भव्य लेवल का उत्पादन होगा। तो भव्य स्तर का उत्पादन करने के लिए भैया भव्य योजना लाई गई है, याद करने के लिए बताया ताकि ये याद बना रहेगा। तो भैया जब 100 औद्योगिक पार्क टारगेट करेगी तो भव्य स्तर का उत्पादन होगा। भव्य योजना इसलिए लानी जरूरी है। 2026 से 2032 तक 6 सालों के लिए प्लान किया गया है और इस पर सरकार खर्च कितना कर रही है, 33,660। अब 33 दुना कितना होता है, 66 होता है, बस जीरो लगा दो आगे। तो भैया देख लो इतनी भव्यता है ना, पैसों में भी भव्यता है यहाँ पर, 33,660। लो ये भी याद हो गया, हुआ याद कि नहीं। तो इस तरीके से हमें भव्य योजना, एक तो सीधा प्रश्न बनाएगा भव्य योजना का संबंध, या फिर अगर मान लो भव्य योजना को लेकर के सीधा स्टेटमेंट नहीं बनाया, सीधा प्रश्न नहीं बनाया गया, तो स्टेटमेंट बेस पर पूछ देगा, 100 की जगह यहाँ 50 कर देगा, समझे। तैयार रहो एकदम, 100 की जगह यहाँ 50 कर देगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए डेटा से बहुत ज्यादा खेलेगा तो 33,660 की जगह कुछ और डेटा कर देगा। तो अब कुछ भी कर दे भैया, भव्य योजना से अगर क्वेश्चन बनाओगे तो हर तरीके से तैयार हो चुके हैं, ठीक। अब बात आती है अगली स्कीम, सार्थक पीडीएस स्कीम। देखो यार, पीडीएस के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी के पेपर में, तो वहां पर भी एक एडिटोरियल के माध्यम से भी इसको समझा था कि सरकार एक सार्थक पीडीएस मींस जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सस्ते दरों पर अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो फर्जी लोग राशन बनवा करके खरीद लेते हैं। अब बोले इस फर्जी वाले को कैसे खत्म किया जाए, है ना। बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट देखते हैं चालू किए जा रहे हैं, लाइक जो राशन का रिसाव होता है वो सब तो रोकना ही रोकना है, इसके साथ इस फर्जी वाले को रोकने के लिए एक सार्थक पीडीएस स्कीम लेकर आई है सरकार। इसमें क्या है ना, इसमें एआई के माध्यम से, मशीन लर्निंग के माध्यम से जो पीडीएस सिस्टम है उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब कार्ड पर बेसिकली, कार्ड को जब एआई से जोड़ दिया जाएगा तो डिटेल पर जो एक धांधली होती है उस धांधली को बचाया जा सकता है। तो उसमें जब भी आपको सरकार के एफर्ट्स बताने, उसमें इस सार्थक पीडीएस स्कीम को जरूर बताना है। और इसका जो बजट रखा है 25,530 करोड़ रुपए है, ठीक। क्लियर। तो सार्थक पीडीएस का संबंध किससे है, ये हम लोगों ने एडिटोरियल के माध्यम से भी पढ़ा था, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन बजट पर जाएगा, पीटी में जाएगा, या संबंध किससे है ये समझ में आ गया होगा। अब भैया ECLGS जो 5.0 है, मतलब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसका 5.0 वर्जन, मतलब देखो भाई
सीधी क्रेडिट लाइन गारंटी दी जा रही है। किसको दी जाएगी? जैसे कोविड के समय आया था ना, कोविड के समय स्कीम आई थी, ऐसे ही अभी के समय जो वेस्टर्न संकट है, पश्चिमी संकट है, जो ईरान का अमेरिका के साथ में टकराव, इजराइल के साथ टकराव चल रहा है, इसके चलते जो पूरी सप्लाई चेन है वो बाधित हो चुकी है। सप्लाई चेन बाधित हो चुकी है तो हमारे यहाँ के जो भैया लोन लेते थे, हमारे यहाँ के इंपोर्टर थे या एक्सपोर्टर थे, उनकी स्थिति बहुत बुरी है। तो बोले उनकी स्थिति बुरी है तो सरकार यहाँ आपको सहयोग करे, तो बोले इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जारी कर देगी। इस स्कीम के माध्यम से उन्हें ऋण मुहैया कराया जाएगा, सरकार मदद करेगी, सस्ती दरों पर देगी, 1 साल तक की यहाँ पर मोहलत देगी कि आप 1 साल तक आराम से रख सकते हैं, अपना व्यापार करिए, जब पटरी पर आ जाए एकदम धरातल पर, वैश्विक इकोनॉमी दौड़ने लगे, आप भी दौड़ने लगे, तब आप धीरे धीरे करके वापस कर दीजिएगा। तो उस संदर्भ में ये गारंटी स्कीम लाई गई है। क्लियर हो गई? सरकार की योजना स्पष्ट हो गई एकदम। तो अप्रोच भी क्लियर हुआ कि पीटी और मेंस दोनों जगह पर कैसे यूज करना है। अब भैया कुछ प्राइसेस देखते हैं मई के महीने के। मई के महीने में पहला प्राइज है भैया अलीम यूसुफ साहब को। अब अलीम यूसुफ साहब को कौन सा प्राइज मिला है पहले ये जान लो। देखो, और क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझ लो। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन महाशय ने एक ऐसा ऐप खोजा था जो हमारी डाइवर्सिटी को, हमारी जैव विविधता को संरक्षित रखने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है। कैसे? देखो, अलीम साहब ने जो ऐप खोजा उसका नाम था नियोफाइट आईडी ऐप। नियोफाइट आईडी ऐप भैया क्या काम करेगा और कहां पर इनको पुरस्कार दिया गया सब कुछ जानते हैं। हमारे यहाँ तेलंगाना में नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट हो रहा था। नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट कहाँ हो रहा था? एक तो प्रश्न यहीं से आ गया सीधा, तेलंगाना में हो रहा था, ठीक है। अब चूंकि कोई इनोवेशन ऐसा है यूथ के द्वारा जिसको प्रोत्साहित किया जाए और कोई शानदार है, जो इनोवेशन आपका एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ होगा, सोचिए उसको प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी यहाँ पर, है ना। तो अलीम यूसुफ साहब का जो इनोवेशन था, जो इन्होंने ऐप खोजा था, इसमें 100 इन्वेसिव स्पीसीज, 100 जो आक्रामक प्रजातियां होती हैं, मींस जैसे भारत में कुछ गैर देसी ऐसी प्रजातियां होती है ना जो आक्रामक प्रवृत्ति की होती हैं, जैसे अपने साथ साथ आसपास खुद तो ग्रो करेंगी लेकिन इतनी आक्रामक होती है कि आसपास की पूरी बायोडायवर्सिटी को खत्म कर देती हैं। ये एनवायरमेंट में पढ़ते हैं हम लोग हैं कि इन आक्रामक प्रजातियों को पहचाना जाए, है ना, रिकॉग्नाइज किया जाए और इनको रोका जाए ताकि हमारी जो बायोडायवर्सिटी है उसको खराब ना करें। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रयास किया गया अलीम यूसुफ साहब के द्वारा। इन्होंने इस ऐप की खोज की, 100 जो ऐसी आक्रामक प्रजातियां हैं इनकी पहचान करेगा और पहचान करके उनका पता लगाएगा और फिर उनका समाधान किया जा सकता है। समझे? तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अगर आपको लिखना है तो वहां पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ अगर आप उत्तर टैकल कर रहे हो तो इनके इस पहल के बारे में बता सकते हो ना उदाहरण के तौर पर, तो लिखो भैया, नोट डाउन कर लो अपने मेंस वाले नोट्स में भी, और पीटी के स्तर पर देखो ये पुरस्कार से जोड़कर सीधा पूछा जाएगा। ठीक, अगला है व्हिटली अवार्ड। देखो, व्हिटली अवार्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है। काहे महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। लिख लेना, क्या कहा जाता है? ग्रीन ऑस्कर, है ना। अब इसको ग्रीन ऑस्कर मतलब पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये एक तरीके का ऑस्कर अवार्ड है। ठीक, ग्रीन ऑस्कर नहीं, ग्रीन नोबल कहा जाता है, सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसको ग्रीन नोबल कहा जाता है, मींस भैया पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये अपने आप में एक नोबल प्राइज के समतुल्य माना जाता है। अब ये किसको मिला हुआ है? परवीन शेख साहब को मिला हुआ है। तो ये वैज्ञानिक जो हैं कैसे पाए, है ना, इनको क्यों मिला, ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो फिर थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। व्हिटली जो है भैया, बोले कौन विन किया है? बोले परवीन विन किया है, ठीक है। इनका नाम भी ऐसे लिख दो, परवीन लिख दो, ठीक है। बोले परवीन जो है विन किया है कौन सा अवार्ड? व्हिटली अवार्ड, जिसे ग्रीन नोबल भी बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं कि इन्होंने जो गंगा बेसिन का क्षेत्र है या चंबल का जो क्षेत्र है, यहाँ पर साफ सुथरा पानी होता है, तो यहाँ पर एक पक्षी है इंडियन स्कीमर, इसको बचाने के लिए बहुत शानदार पहल चालू की थी। इस संदर्भ में ही परवीन शेख साहब को व्हिटली अवार्ड दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है भैया पुलित्जर। अब पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता का नोबल बोला जाता है। ठीक, पढ़े होगे इसके बारे में। तो कई कैटेगरी इसमें 22-23 कैटेगरी, 23 कैटेगरी है टोटल, जहां पर ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन हमारे लिए जरूरी कौन सा जानना, हम सारी कैटेगरी में नहीं, हम एक कैटेगरी को देखेंगे ध्यान से, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। कौन सी कैटेगरी है? ध्यान से सुनो, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टेड एंड कमेंट्री। इस कैटेगरी में जो पुलित्जर पुरस्कार है इसमें भारतीय शामिल है। अब जहां पर किसी भारतीय को कोई पुरस्कार मिलता है अंतरराष्ट्रीय, तो हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के लिहाज से। तो भैया जो पत्रकारिता का नोबल है तो वो आपका आर के आनंद और सुपर्णा शर्मा, दो पत्रकार हैं, इनको दिया गया। ये दोनों भारतीय हैं और किसके साथ में? नताली ओबिको पियर्सन, ठीक है। तो नताली ओबिको पियर्सन के साथ संयुक्त रूप से मिला हुआ है सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद को। क्लियर, समझ में आया?
और इन्होंने बेसिकली क्या प्रस्तुत किया था, इन्होंने प्रोजेक्ट ट्रैप्ड प्रस्तुत किया था। इसमें इन्होंने दिखाया है कि कैसे एक व्यक्ति जो है ट्रैप हो गया है, किसका किसका शिकार हो गया है, जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है ना, ऑनलाइन फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट होता है ना, डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से बिना किसी एक तरीके से हथियार का प्रयोग किए हुए डिजिटली ही एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उससे पैसे लूटे गए। ये पूरा प्लान इसी को ही ट्रैप्ड के रूप में, प्रोजेक्ट ट्रैप्ड के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इस संदर्भ में ही यही दिखाने के लिए ही यह पुलित्जर पुरस्कार जो है आर.के. आनंद और सुपर्णा शर्मा को दिया गया है। किसके साथ में, नताली ओबिको पियर्सन के साथ में। अब पत्रकारिता की बात है तो पत्रकारिता में भैया ना तो आनंद बचा है ना शर्म बची है, ठीक है, ना भैया शर्मा रहे पत्रकारिता करते समय, ना कतई आनंद आ रहा है, ठीक। तो दोनों ही आपके समझ लो, दोनों चीजें जो नहीं है पत्रकारिता में उन्हें ही उठा करके जिन्होंने भैया इस क्षेत्र में काम कर लिया, अच्छा ठीक है, आनंद भी दिया और बोले शर्माए भी नहीं, है ना, सही काम किया, काहे भाई शर्माएंगे, है ना। तो शर्मा जी और आनंद जी को, इन दोनों को ही आपका पत्रकारिता का नोबेल जो पुलित्जर पुरस्कार है ये दिया गया है। ये नाम याद रखने के लिए केवल बताया है, क्यों दिया गया है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है भैया यूटिलिटी ऑफ द ईयर, बेसिकली ग्लोबल वाटर अवार्ड भी बोला जाता है। ये कहां पर दिया गया, स्पेन में आपका ग्लोबल वाटर समिट होती है। अब स्पेन में ग्लोबल वाटर समिट हुई तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाता है किसने अपने यहाँ पर जल प्रबंधन को लेकर के बेहतर कार्य किया है। तो वैश्विक स्तर पर यह वाटर कमेटी हो समिति हो रही थी, ठीक है, बैठी हुई थी स्पेन में। अब यहाँ पर जब यूटिलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, इसमें दुनिया के 5 शीर्ष जो जल उपयोगिताएं हैं उनको, उनमें उनमें जो है आपका यूटिलिटी ऑफ द ईयर कैटेगरी में बेंगलुरु का जो जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड है, ठीक है, जो बेंगलुरु का जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड है, इसको भी पुरस्कृत किया गया है। चूंकि टॉप स्तर के जो बोर्ड हैं, जल बोर्ड हैं या जल आपूर्ति सीवरेज बोर्ड हैं, उसमें भैया 5 में एक अपना भारत का बेंगलुरु का जल बोर्ड भी शामिल है। तो इसलिए यह अवार्ड जो है वैश्विक स्तर का महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा किसको दिया गया है भैया, ग्लोबल वाटर अवार्ड या यूटिलिटी ऑफ द ईयर कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला है 5 में से, तो बेंगलुरु के, ठीक है। नेक्स्ट है रॉयल ऑर्डर ऑफ दी पोलर। देखो मई के महीने में ही प्रधानमंत्री जी को यह अवार्ड मिलता है, लेकिन अब समझ लो, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके याद करो, ऐसे सीधे के बजाय। प्रधानमंत्री जी मई के महीने में 5 देशों की यात्रा पर जाते हैं, ठीक, पढ़े थे हम लोग, शॉर्ट में भी कंप्लीट किए थे इसको। यूएई, नीदरलैंड, फिर उसके बाद स्वीडन जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे और इटली जाएंगे। बहुत चर्चा हुई ना, मेलोडी की जो चर्चा हुई, तो इनकी अंतिम यात्रा ये जो इटली देश के लिए की थी इन्होंने ना, इन 5 देशों की क्रम से की हुई थी। पहले यूएई गए, नीदरलैंड गए, स्वीडन गए, नॉर्वे गए, फिर इटली गए। भैया मेलोडी सबसे आखिरी बोले फुर्सत से मिलेंगे, ठीक है। अब बोले जब स्वीडन गए तो स्वीडन में भी उनको वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला, और जब ये आपके नॉर्वे जाते हैं तो यहाँ पर भी सर्वोच्च सम्मान मिलता है, ठीक। तो ये 31वें नंबर का होता है। अब चलो एक क्वेश्चन और, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जी 32 अवार्ड पा चुके हैं, मीन्स विदेशों के जो सर्वोच्च सम्मान है प्रधानमंत्री जी 32 पा चुके हैं। 31वां जो है वो किसका है, बोले स्वीडन का जो सर्वोच्च सम्मान मिला है वो 31वां था, ठीक है। सॉरी 32वां किसका रहेगा, 32वां नॉर्वे का रहेगा। अब प्रधानमंत्री जी का 33वां बताना है, ठीक है, 33 टोटल मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का 33rd जो है बताना है, किस देश का इनको विदेशी, किस मतलब विदेश का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो दिया गया है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 31st आपका ये स्वीडन वाला हो गया, 32nd आपका नॉर्वे वाला हो जाएगा, 33rd वाला आपको बताना है यहाँ पर, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट भी अवार्ड बहुत आसान है, FAO एग्रीकोला मेडल। देखो आसान इसलिए कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा या खाद्य आपूर्ति को लेकर के जो पहल की है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाया, तो इतने लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया, बहुत सारी सरकार के द्वारा पहल जैसे मिड डे मील वगैरह चल रही है, तो ये सब क्या है, खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। तो इस संदर्भ में जो लीडर होते हैं, है ना, जो वहां के हेड ऑफ स्टेट होते हैं उस देश के, उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो भैया भारत ने इतनी अच्छी पहल की है, भारत ने इतने अच्छे प्रयास किए हैं। और दूसरी बात है FAO का मुख्यालय कहाँ है, इटली में है, याद करने के लिए बता रहे हैं, रोम में है ना। तो बोले रोम में मुख्यालय, इटली का मामला था, तो भैया यहाँ प्रधानमंत्री से बढ़िया कौन आदमी हो सकता था जिसको चुन लिया जाए, ठीक, समझ रहे हो, हाँ समझ गए होगे। तो FAO एग्रीकोला मेडल जो है ये बेसिकली FAO का हमें पता है कि मुख्यालय रोम में है और प्रधानमंत्री जी को ही अवार्ड दिया गया है एग्रीकोला मेडल जो मिला हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को पता ही होगा कि इन्होंने अपना जीवन जो है बहुत डेडिकेटेड तरीके से रक्षा, बेसिकली एक नर्स के रूप में इन्होंने समर्पित कर दिया था अपना जीवन पूरा। तो इन्हीं को याद करते हुए 12 मई को एक तो हम लोग अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। तो एक तो तारीख याद रखनी है आपको, ये महीना मई महीने की 12 तारीख आती है, उस दिन ही हम लोग अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। और इसी अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर ही
राष्ट्रपति भवन में दुनिया की जो बेहतरीन नर्स होते हैं उनको यहाँ पुरस्कृत किया जाता है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति महोदया के द्वारा यह अवार्ड दिया गया, जिसमें विजेता रहे लेह से कुलविंदर, महाराष्ट्र से उज्ज्वला महादेव, मिजोरम से लाले थांगी और सिक्किम से आपका मधुमाला, पश्चिम बंगाल से गीता कर्माकर। ठीक है, तो नाम बस एक बार पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण। देखो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं यहाँ से प्रश्न बनने के। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड अवार्ड किसको मिला है, ये जरूर पूछा जा सकता है। काहे पूछा जा सकता है, देखो कैम्ब्रिज जो डेडिकेटेड अवार्ड दिया जाता है सभी राष्ट्रों से अपने यहाँ के जो शिक्षक होते हैं उनको नॉमिनेट करके भेजा जाता है। तो उसी संदर्भ में भारत से जो गई सोमा मंडल गई, भारत से जो शिक्षिका हैं जिन्होंने जलवायु केंद्रित पाठ्यक्रम विकसित किया, रटने पर ना ध्यान देकर के, है ना, इन्होंने समझाने पर फोकस किया। तो बोले जलवायु केंद्रित पाठ्यक्रम इन्होंने डेवलप किया, उसको समझाया बच्चों को और इनका नॉमिनेशन भेजा जाता है। ऐसे सारे विश्व से 12,000 से अधिक नॉमिनेशन आते हैं। उन 12,000 से अधिक नॉमिनेशन में अगर किसी भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड अवार्ड के लिए चुन लिया जाए तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है और हमें याद रखना भी जरूरी है, एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। तो भैया रानू मंडल को याद रखो चाहे ना रखो, ठीक है, लेकिन सोमा मंडल को जरूर याद रखना है, समझे। रानू मंडल सबको पता होगा जो गाती हैं, ठीक है, लेकिन इनका नाम जरूरी है याद रखना क्योंकि इन्हें कैम्ब्रिज डेडिकेटेड अवार्ड दिया गया है। क्लियर। अब भैया चर्चित स्थल कुछ देखते हैं। उस स्थल में पहला है सिक्किम। अब सिक्किम क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि जब यह पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ था 1975 में, उसके पश्चात इसका यह अब 51वां राज्य दिवस मनाया गया है और यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ बदला जा सकता है आपसे, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन साहब शामिल हुए जब यह अपना 51वां राज्य दिवस मना रहा था। इसके संविधान संशोधन तो पता ही होगा ना, 35वां और 36वां हुआ। ठीक है, पहले इसको देखिए पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, ठीक, फिर उसके बाद में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए ही भारत के संविधान या भारत के राज्य अभिन्न अंग, अब भारत का अभिन्न अंग मान लिया गया। ठीक, समझ में आया। तो अभी ये जो है मई के महीने में ही आपका 51वां राज्य दिवस मनाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट, मानेकशॉ सेंटर दिल्ली क्यों चर्चा में रहा, इसलिए रहा क्योंकि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय, समझो भारत का एक तो पहला है, दूसरा अंतरराष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन है। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, दिल्ली में। दिल्ली को दिल से याद करते हैं, बोले नेत्र, बोले नेत्र मतलब आंख की बात हो रही है, बोले आंख पर रिसर्च करनी है तो दिल से ही करनी पड़ेगी, है कि नहीं। आंख और दिल दोनों ही एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो भैया दिखता है वही चीजें तो दिल में आती हैं, तो ऐसे समझ लेना, याद कर लेना कि आंख दिखने के लिए नेत्र पर रिसर्च जरूरी है और बोले दिल की बात है तो दिल्ली, दिल की बात है तो दिल्ली, और नेत्र विज्ञान अनुसंधान है कहां पर हो रहा है, बोले उद्घाटन, बोले दिल्ली में हो रहा है, तो याद रहेगा एकदम, और दिल्ली में ही मानेकशॉ सेंटर में। क्लियर। नेक्स्ट है भैया हजारीबाग, ये काहे चर्चा में था, देखो झारखंड जिले में है, ये तो पता ही है सॉरी झारखंड में एक जिला है हजारीबाग। तो झारखंड में जो हजारीबाग है, यहाँ पर भारत का पहला एकमात्र पर्ल फार्मिंग क्लस्टर चुना गया है। ठीक, पर्ल फार्मिंग मतलब, हाँ भैया मोती की जो खेती होगी, तो मोतियों की खेती वगैरह जो होगी, जैसे वगैरह ला करके जो मोतियों की खेती की जाएगी, ठीक है, उनके लार्वा वगैरह के माध्यम से जो पूरा प्रोसेस होता है, इसके लिए जो क्लस्टर बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है, हजारीबाग में बनाया गया है। पर्ल मतलब क्या होता है, देखो याद अभी हो जाएगा, पर्ल मतलब होता है मोती। अब मोती बाग तो सुने होगे ना, बहुत बार सुने होगे, मोती बाग जो जगह रहती है हर जगह ही रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है, मोती बाग। तो मोती बाग अगर पता है तो बाग से हजारीबाग याद कर लो, मोती से याद कर लो कि मोती की फार्मिंग का क्लस्टर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, बाग से हजारीबाग, याद हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, याद हो गया एकदम। तो पर्ल जो फार्मिंग क्लस्टर है कहाँ बनाया गया है, हजारीबाग में बनाया गया है। अब अगली एक किताब भी मई में चर्चा में रही, अपनापन। अपनापन भैया किसकी है, बोले शिवराज सिंह चौहान जी की है, जो अभी के समय कृषि मंत्री हैं हमें भारत के, ठीक है। अब अपनापन भैया याद भी रख सकते हो, बोले शिवराज सिंह चौहान किस रूप में फेमस है, मामा के रूप में। इन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ बेसिकली भाजपा में जो अपने 30 वर्ष बिताए हैं उनको ही किताब में लिखा हुआ है, वो अपनापन ही बताया है इन्होंने कि कैसे यहाँ पर अपनापन इन्होंने दर्शाया है कि किस तरीके से जुड़ाव रहा इनका इस पार्टी के साथ में या लोगों के साथ में, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के साथ में। तो वही शिवराज सिंह चौहान जी से याद भी कर लो कि अपने आप को मामा कहते हैं, और मामा भैया जो होते हैं अपने आदमी होते हैं कि नहीं, मामा अपनापन दिखाते हैं, बोले हाँ भैया, तो ये भी मामा अपने अपनापन लिख दिए, दिखाए नहीं तो लिख दिए। कुछ दिवस और थीम है उनकी, तो सीधा सीधा याद ही करना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे 1 मई को आपका मजदूर दिवस है, इंश्योरिंग ए हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद में 3 मई को आपका प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये जरूर याद रखना भाई, 3 मई वाला प्रेस फ्रीडम। अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी आएगा जहां पर 157 रैंक है, ये तो भूलोगे ही नहीं। इस बार इतनी फ्रीडम के साथ में जो है पत्रकारिता हुई है कि 157 रैंक तो रटी गई होगी, कई शॉर्ट्स भी हम लोगों के बन गए, जिसके बाद ये जरूर याद हो गई होगी। उसके बाद में 5 मई को आपका विश्व अस्थमा दिवस होता है, ठीक है।
8 मई को, देखो 8 मई महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 मई को विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस भी होता है, जहां पर नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड मींस वुमेन को ओवेरियन कैंसर से संदर्भ में जागरूक करने के लिए यह दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी होता है। कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव मींस मानवता के संदर्भ में कार्य करने वाली जो संस्थान है उसके योगदान के संदर्भ में ही 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। फिर 15 मई भैया अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस है ना, परिवार असमानताएं और बाल कल्याण, ये इसकी थीम है। 18 मई एचआईवी वैक्सीन जागरूकता, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, ये भी उतना जरूरी नहीं है। लेकिन ये भैया 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, इस दिन क्यों मनाते हैं 21 मई को? 21 मई को ही राजीव गांधी साहब की जो हत्या हुई थी उसके पश्चात ही ये आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में 21 मई को आप उनको एक तरीके से पुण्यतिथि पर ही श्रद्धांजलि देते हुए ये 21 मई को हम लोग आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक, उसके बाद 21 मई आपका विश्व तमाकू निषेध दिवस, ये भी जरूर याद रखना है। 10 मई को देखो मदर्स डे, बेसिकली होता क्या है, मई महीने के सेकंड सबसे लास्ट सॉरी जो संडे होता है, लास्ट नहीं सॉरी दूसरा जो रविवार होता है मई महीने का जो सेकंड संडे होता है उस दिन ही ये मदर्स डे मनाया जाता है। तो इस बार भैया सेकंड जो संडे है वो 10 मई को पड़ा, तो मदर्स डे उस दिन सेलिब्रेट हुआ, द ग्रेट अंडर बर्डनिंग। ठीक है, ये इस बार की थीम थी। क्लियर, तो दिवस और ये तो सीधे सीधे याद ही करने पड़ेंगे। ठीक, अब आते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज। तो सबसे पहली है नदी कायाकल्प पहल। तो यह जो नदी कायाकल्प है, जब आप समझिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत नदियों का कुछ चुनाव किया गया, जिनमें जो गाद वगैरह रहती है, जो भी प्रदूषण रहता है, उस प्रदूषण को साफ करने के संदर्भ में यह स्कीम चालू की गई कि उनका नदियों का कायाकल्प किया जाएगा। तो उस इनिशिएटिव का ही अभी एक्सटेंड किया गया है, विस्तार किया गया है। तो मई में जो न्यूज आई है तो कुछ जिलों में कार्य किया जाएगा, जैसे पीलीभीत में गोमती नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा, बुलंदशहर में नीम नदी को, आजमगढ़ में तमसा नदी को। तो बस ये न्यूज इस लिहाज से महत्वपूर्ण थी। बाकी जल संरक्षण के क्षेत्र में नदियों को बेसिकली सफाई के संदर्भ में, नदियों की सफाई के संदर्भ में जो प्रयास किए जा रहे हैं वहां पर तो ये प्रयोग ही करना है। अब प्रयागराज से जुड़ी हुई न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एक तो डिफेंस सेक्टर, रक्षा प्रणाली में जो आयात है इसको कम करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, ठीक है, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अब बोले इस संदर्भ में प्रयागराज में जो ये अनावरण किया गया है, एक तो हमने स्वदेशी हथियार प्रणाली काल और दूसरी ज्वाला, दोनों का अनावरण किया है। ठीक है, किसके द्वारा? आईजी डिफेंस के द्वारा। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है आईजी डिफेंस, निजी क्षेत्र की कंपनी है। इस निजी क्षेत्र की कंपनी के द्वारा दो आपके हथियार प्रणाली हैं जो इंडिजीनियस हैं, उनका यहाँ पर अनावरण किया जा रहा है। कौन कौन सी? एक काल है, एक ज्वाला है। काल क्या है? काल जो भैया ड्रोन है, ठीक है, लंबी दूरी तक का ड्रोन अटैक कर सकते हो आप, 1000 किलोमीटर तक का। कितना? 1000 किलोमीटर तक आप इस काल के माध्यम से अटैक कर सकते हो। या ड्रोन अटैक में भारत की शक्ति को मजबूत बनाएगा। दूसरा है ज्वाला। ज्वाला भैया देखो, ज्वाला को ध्यान रखना, स्टेटमेंट अगर बनाएगा यहाँ पर तो ज्वाला जो है आपका हाइब्रिड मॉडल पर काम करती है। हाइब्रिड मतलब सरफेस टू सरफेस भी है, सरफेस टू एयर भी है, मतलब सरफेस पर भी उड़ा दो तुम कोई भी टारगेट, और हवा में भी अगर ड्रोन वगैरह उड़ाना है तो वह भी आप ज्वाला मिसाइल के माध्यम से उड़ा सकते हो। ठीक है, तो दो आपकी हैं स्वदेशी हथियार प्रणाली, एक काल और दूसरी ज्वाला, जिनका अनावरण प्रयागराज में हो रहा है। क्लियर हो गई एकदम। अब उसके बाद में लखनऊ में क्या है, बोले लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 इसका आयोजन किया गया। देखो समझो बात को, फ्रूट क्या है आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही, आपका बागवानी के अंतर्गत ही आ जाता है, फल सब्जी वगैरह। अब बोले फल सब्जी बागवानी में आ जाता है, तो बोले बागवानी का जो संस्थान है वो कहां पर है? बोले लखनऊ। कैसे याद हो जाएगा? क्योंकि हमारा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां है? लखनऊ में है। तो वहीं लखनऊ में ही ये फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ आओ थोड़ा सा और ये देख लेते हैं, कुछ सेंटर हैं जो अपने एग्जाम में खूब आते रहते हैं, कुछ संस्थान हैं जो मैच द फॉलोइंग में आ जाता है या कभी कभी सीधा पूछ लेता है इसका मुख्यालय कहां पर है। तो भैया ये संस्थान जो है उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये तो लखनऊ में है और इसको लेकर के करंट कंटेक्स्ट भी था। साथ ही औषधि का, वनस्पति का और गन्ना का, ये सारे केंद्रीय, जैसे केंद्रीय औषधि संस्थान, केंद्रीय वनस्पति जो अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये सारे भी लखनऊ में है। तो लखनऊ के जो दो चार और पूछे जाते हैं वो यहाँ पर देखो एक साल लिख दिए। ठीक, इसको नोट डाउन भी कर लेना। फिर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी पूछता है, वो है आपका बरेली इज्जतनगर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में आपका मखदूम में है। ठीक है, उसके बाद कृषि वानिकी है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये झांसी में है आपका। केंद्रीय गोवंश आपका कहां पर है? मेरठ में है। केंद्रीय दलहन कहां पर है भैया? कानपुर में। ठीक, ये सारे जितने लिखे हुए हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये खूब एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे पक्षी वाला बरेली में, बकरी वाला पूछता है मथुरा में, कृषि वानिकी वाला झांसी में, यहीं पर देखो चारागाह वाला भी पूछा जाता है झांसी का। गोवंश वाला भैया बहुत महत्वपूर्ण इस बार के लिहाज से जरूर पढ़ लेना, मेरठ में है। दलहन वाला कहां पर है? बोले कानपुर में है। ठीक है, समझे, उत्तर प्रदेश के ही प्रमुख मुख्यालय हैं केंद्रीय संस्थाओं के
क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्जाम है भाई, अगर होगा या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, बाकी केंद्रीय स्तर के हैं उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अब कुछ चर्चित व्यक्ति और उनके अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, कुछ चर्चित व्यक्ति जो रहे मई के महीने के, उनको यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें यहीं पर याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो चीजें वैसे भी साथ साथ याद हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले जैसा नाम है, जो स्क्वाड्रन लीडर हैं आपकी सान्या। तो स्क्वाड्रन लीडर बेसिकली क्या होते हैं ये थोड़ा समझते हैं। ठीक है, और क्यों चर्चा में रही हैं? ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि भारतीय वायुसेना में एक एग्जाम है कैट ए। ठीक है, कैट ए को क्वालिफाई किया है और वो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं। कई बार बताया है, कई बार क्या हमेशा ही होता है, अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखो ना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का, जहां पर किसी महिला की बात हो और फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा अचीवमेंट कर रही हो, ठीक है, पहली बार अगर कोई अचीवमेंट होगा तो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो इसलिए आपको जो स्क्वाड्रन लीडर सानिया जी हैं इनका नाम जरूर याद रखना है। और दूसरी बात है भैया, ये जान लीजिएगा ये नाम आपको इसलिए भी महत्वपूर्ण है जानना क्योंकि अभी तक इतिहास में कोई भी महिला क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और वुमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में जब हम लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में लिखना होगा तो ये उदाहरण आप जरूर इनका लिखिएगा, जो स्क्वाड्रन लीडर आपकी सान्या जी हैं। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट भैया कामी रीता शेरपा, ये हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। काहे चर्चा में रहते हैं? क्योंकि ये देखो नेपाली गाइड है। ठीक है, अब नेपाली गाइड है तो वहां पर ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 32 बार फतेह कर लिया है और सबसे ज्यादा बार इनके नाम रिकॉर्ड है भैया 31 पिछली साल था, अब की बार 32 हो गया है। तो कुछ नहीं, इनका नाम ही याद रखो खाली कि भैया जो हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने वाले ये 32वीं बार फतेह कर चुके हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट नाम है श्री सौरभ विजय जी का, ये महत्वपूर्ण है। देखो ये एग्जाम के लिहाज से काहे जरूरी है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, अर्थात जो आधार बनाती है। ठीक है, अब आधार के संदर्भ में पूरा रेगुलेशन का काम इसी अथॉरिटी के पास में होता है। तो इसके जो सीईओ हैं वो नियुक्त किए गए हैं श्री सौरभ विजय साहब। ठीक है, कौन नियुक्त किए गए हैं? सौरभ विजय साहब। अब इनको एक जगह और आगे अभी पढ़ने को मिलेगा तो दोनों जगह से कनेक्ट हो जाएगा। देखो यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, यहां पर ध्यान से सुनना, यूआईडी एआई छुपा हुआ है, बस इंडिया एआई मिशन जो चल रहा है ना, जो भारत सरकार इंडिया एआई मिशन चालू किए हुए है, शुरू किए हुए है, तो इंडिया एआई मिशन के भी आपके सीईओ जो है बनाए गए हैं श्री सौरभ विजय साहब ही, जो आपके यूआईडीएआई के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। क्लियर है? दोनों फैक्ट यहां पर एक साथ कनेक्ट होके तो आपको याद भी बना रहेगा। क्लियर? श्री सौरभ विजय साहब को यूआईडीएआई के भी सीईओ नियुक्त किए गए हैं और आपका इंडिया एआई मिशन के अगर पूछा जाए कौन सीईओ बने हैं तो वह भी आपके यही श्री सौरभ विजय साहब हैं। ठीक, नेक्स्ट है भैया सहदेव यादव साहब। देखो सहदेव यादव साहब एक बार चर्चा में और थे। कब चर्चा में थे? जो आपका ओलंपिक समिति है ओलंपिक जो संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ है, उसके जो अध्यक्ष हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? बोले पीटी उषा साहब हैं। इन पीटी उषा मैम के बारे में तो पता ही होगा। तो पीटी उषा जी के साथ में जो कोषाध्यक्ष हैं वो है सहदेव यादव साहब। ठीक है, जो आपका भारतीय जो ओलंपिक संघ है उसके जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष तो पीटी उषा जी हैं और जो उसके कोषाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष आपके सहदेव यादव हैं। ठीक, सुन लेना ध्यान से। तो पीटी उषा जी और सहदेव जी के बीच में टकराहट हुई थी। ठीक है, अब टकराहट हुई थी तो ये नाम बहुत चर्चा में आया था। ठीक है, अब नाम चर्चा में आया तो अभी क्यों करंट कंटेक्स्ट में चर्चा में है इनका नाम? क्योंकि भैया ये सहते नहीं है, बिल्कुल समझो सहते नहीं है ना, कोई भी भ्रष्टाचार होता है बोले हम उसको उजागर करेंगे, तो कुछ भी नहीं सहते हैं सहदेव साहब, तो इसलिए चर्चा में थे। और अभी साउथ एशिया में वेट लिफ्टिंग जो महासंघ है इसके अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं सर्वसम्मति से। भैया इनकी साख बढ़िया है, सर्वसम्मति से इनको चुन लिया गया है। जो साउथ एशिया का वेट लिफ्टिंग महासंघ है इसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसलिए चर्चा में रहे सहदेव साहब। पूरी कहानी बताई ताकि ये नाम याद रहे आपको। ठीक, अब नेक्स्ट है एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है, ये नाम क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये तीसरे आपके सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो सीडीएस नए कौन बन गए हैं? एनएस राजा सुब्रमणी साहब। किसका स्थान लेंगे ये? अनिल चौहान साहब का लेंगे। ठीक है, अनिल चौहान साहब का ये स्थान लेंगे। नए सीडीएस बस आपको याद रखना है, राजा सुब्रमणी साहब बन गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट भैया आपके नौसेना प्रमुख भी नए बन गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। कौन? कृष्ण स्वामी नाथन। बहुत आसान याद रखना, नौसेना मतलब भाई जल में ही, और जल में भैया कृष्ण भगवान से बढ़िया कौन ही बढ़िया काम कर पाएगा ना। नृत्य किया था उन्होंने शेषनाग पर खड़े होकर के, तो कृष्ण देखो इनके नाम में भी है, तो आपको नौसेना प्रमुख याद रहेगा कृष्ण स्वामीनाथन। लगे हाथ यहां देख लो, जो थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, वायुसेना प्रमुख एपी सिंह जी हैं। ठीक,
केवल यहाँ जानकारी के लिए बताया गया, बाकी अगर पूछा जाएगा हाल ही में नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई है तो कृष्ण स्वामीनाथन जी हैं, और कृष्ण से आप नौसेना को कनेक्ट कर लोगे वहां पर, ठीक। फिर श्री शशि शेखर वेकपति हैं। देखो श्री शशि शेखर वेकपति कौन बने हैं? बोले सेंट्रल बोर्ड जो फिल्म आपका सर्टिफिकेशन है तो उसके केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति होती है। और सबसे बढ़िया क्या है, देखो प्रमाण देने के मामले में जो है, देखो नाम क्या है इनका, श्री शशि शेखर वेकपति, ठीक। अब देखो वेकपति से आपको याद हो जाएगा कि जो प्रमाणन बोर्ड है, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जो ए सर्टिफिकेट यूए सर्टिफिकेट मिलता है ना जो फिल्मों को, तो उसके जो अध्यक्ष हैं बनाए गए हैं। बोले प्रमाण के मामले में, सर्टिफिकेट देने के मामले में पतियों से आगे कौन रहता है ना, पति तुरंत सर्टिफिकेट देता है ना, तो बोले पति जब सर्टिफिकेट तुरंत देता है तो वेकपति को बना दो अध्यक्ष, केवल याद करने के लिए है। तो वेकपति साहब जो है प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। डॉक्टर जोराम आनिया क्यों चर्चा में थे? देखो डॉक्टर जोराम आनिया जो थे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। अब यहाँ ध्यान से समझ लेना, नीति आयोग जब पूरा एक समझ लीजिए, जब भी इसने योजना आयोग को जब रिप्लेस किया तो यहाँ पर नीति आयोग का एक अध्यक्ष होता है, जो आपके पदेन जो आपके प्रधानमंत्री साहब होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है, इसके अलावा 7 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। उन 7 पूर्णकालिक सदस्यों में एक नए सदस्य की मई के महीने में नियुक्ति हुई है, उनका नाम है जोराम आनिया। तो वैसे भी आप ऐसे समझ लो, भाजपा कहती है गाना सुने हो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना सुने ये वाला है ना, तो वहां से याद रखना, बोले जो राम को लाए गाना छोड़ो, हम जो राम को ही लाएंगे, ठीक। तो ये जो राम को ही ले आए हैं नीति आयोग में, बोले नीतियां यही बनाएंगे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। तो मई के महीने में कौन आए? बोले जो राम आए। अब ये मजेदार वाक्य आपको वहां जैसे ही जोराम ऑप्शन में दिखेगा ना, खटाक से आंसर सही टिक होगा बस, बाकी दुनियादारी क्या पढ़े कैसे याद किया वो मतलब नहीं है, आंसर सही होना चाहिए वहां पर। उसके बाद स्पोर्ट्स में आते हैं। स्पोर्ट्स में एक नाम बहुत चर्चा में रहा, ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर का रितिका श्री। देखो रितिका, इनकी जो स्पेलिंग है ना वो रिथिका भी पढ़ते हैं कुछ लोग, ठीक है, RITHIK, ठीक है, रितिका भी जो पढ़ना है, और श्री, अब नाम याद रखने का हम तरीका बताते हैं। देखो रितिका नाम किसका है? बोले गर्ल का नाम है, और ये श्री जो है कहाँ लगता है? बोले बॉय या मेन के आगे है ना। रितिका जो नाम है वो वुमेन का नाम है, और श्री किसके आगे? मेन के आगे, तो वुमेन और मेन दोनों दिख रहा है। बोले बस ट्रांसजेंडर हम याद रहेगा यहाँ से, रितिका श्री नाम भी कनेक्ट रहेगा, पहली ट्रांसजेंडर जो क्रिकेट एम्पायर है ये बनी है। तमिलनाडु का जो क्रिकेट एसोसिएशन है इसके जरिए इन्होंने एम्पायरिंग क्षेत्र में कदम रखा, पहली बार किसी ट्रांसजेंडर ने एम्पायरिंग की हुई है, नाम है उनका रितिका श्री, याद रहेगा। जॉनिक सिनर क्यों चर्चा में थे? देखो जब भी हम लोग पढ़ते हैं आगे, अभी टेनिस वगैरह की बात करेंगे, स्पोर्ट्स देखेंगे, तो वहां तो सिनर साहब रहते हैं चर्चा में। और सिनर याद करो, सिनर बताया था सिन से। बोले सिन का मतलब क्या होता है? बोले सिन का मतलब होता है पाप करना। पाप कब करता है आदमी? जब टल्ली हो जाता है, टल्ली, हाँ टल्ली हो जाता है तो पाप करता है। तो बोले सिनर का कंट्री अगर याद रखोगे, सिन से हम लोगों ने याद किया था, टल्ली से इटली, ठीक है, टली से इटली याद रहेगा। तो बस करंट में भी चर्चा में इसीलिए है कि 48 सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी इटली के प्लेयर ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है, ठीक है, समझे, मतलब 48 सालों बाद कोई इटली का ही प्लेयर इटालियन ओपन जीत रहा है। कितने सालों बाद? 48 सालों बाद। फिर एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप चर्चा में रही, क्योंकि यह जो एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये गांधीनगर अपने गुजरात भारत में हो रही है। तो एक तो महत्वपूर्ण हो जाती है, किस राज्य में? गुजरात के गांधीनगर में। कौन सी? एशियाई वेट लिफ्टिंग। तो बोले वेट वजन सबसे ज्यादा अभी किस राज्य के पास है? बोले गुजरात के पास है भैया, वजनदारी, वजनदारी जिसके पास है वहीं पर वजनदारी वाली चैंपियनशिप करा दो, याद। दूसरी चीज है, देखो कुछ यहाँ पर एक देखो सिल्वर मेडल जीता गया, 9 कांस्य। अब 9 कांस्य याद रहे ना रहे, लेकिन ये एक सिल्वर जरूर याद होना चाहिए। सिल्वर जो जीता है वो ज्ञानेश्वरी यादव जी ने महिलाओं की 53 केजी स्नैच स्पर्धा में भारत के लिए एकमात्र सिल्वर लेकर आई। अब देखो याद कैसे होगा, वेट लिफ्टिंग, बोले वजनदारी राज्य के मामले में गुजरात के पास है। और वजनदारी जो होनी चाहिए ना वो ज्ञान में होनी चाहिए, आपकी ज्ञान में वजनदारी होगी। तो ज्ञानेश्वरी जी जो है यहाँ पर लेकर चली आई क्या? बोले लेकर चली आई सिल्वर, एकलौता सिल्वर आया है। तो ज्ञानेश्वरी जी को हम ज्ञान से याद कर सकते हैं कि वजनदारी इनके ज्ञान में है, सारा याद हो जाएगा एकदम, जो जरूरी है हमारे एग्जाम के लिहाज से। और इसमें भारत की रैंक जो है 11वीं आई है, चाइना ने टॉप किया था, ठीक। फिर एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में तो हो रही है। यहाँ भारत ने टोटल 27 पदक जीते जिसमें 9 गोल्ड आए हैं। अब समझते हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना, जरूरी क्या है इस चैंपियनशिप से, क्या जरूरी है पूछा जा सकता है। देखो ये जो चैंपियनशिप हो रही है ताशकंद में हो रही है उज्बेकिस्तान में, लेकिन इस चैंपियनशिप में जो 9 गोल्ड आए इसमें महिलाओं ने 7 गोल्ड जीते हैं। तो जो लिस्टिंग की गई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, उसमें जो वुमेन कैटेगरी थी उसमें भारत की महिलाओं ने टॉप किया था, ठीक है, क्योंकि 7 स्वर्ण जीत करके पहली रैंक थी। तो इसलिए महत्वपूर्ण क्या है। और बॉयज में 2 ही गोल्ड आए हुए हैं, कोई जरूरी नहीं जानना इतना, लेकिन गर्ल्स का जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि भैया यहाँ पर 7 स्वर्ण लेकर आई हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं भैया गुरविंदर
गुरविंदर वीर सिंह क्यों चर्चा में रहे? आराम से अभी देखो, अभी आराम से एकदम आपको ये याद हो जाएगा बढ़िया से। कैसे? क्योंकि मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड तोड़ा है किसी ने, और मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड क्या था? बोले मिल्खा सिंह जी ने जो 100 मीटर की रेस थी ना, उसको 10.10 सेकंड में, कितनी देर में? ध्यान रखना एकदम, 10.10 है ना, इधर भी 10, आगे भी 10, पीछे भी 10। लेकिन जो गुरविंदर सिंह साहब हैं 10.09 सेकंड में इन्होंने उस 100 मीटर की रेस को कंप्लीट कर दिया है। तो अब भारत के अगर आपसे पूछा जाए, अभी तक भारत के सबसे तेज धावक 100 मीटर के कौन थे? मिल्खा सिंह जी थे। लेकिन अब मिल्खा सिंह जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, भारत के सबसे तेज धावक बन चुके हैं कौन? बोले गुरविंदर। बोले मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने वाला कौन है? धुरंधर। बोले धुरंधर नहीं है, गुरविंदर है, ठीक है। तो धुरंधर नहीं, वो कौन है? बोले गुरविंदर है, ठीक है। तो गुरविंदर वीर ने जो है रिकॉर्ड तोड़ा है इनका। रांची में आयोजित हुई थी फेडरेशन कप, वहां पर इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था। क्लियर हो गया याद एकदम? अब कुछ राष्ट्रीय खबरें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था रेबीज को लेकर के, तो एक वायरल डिसीज है, इतना ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रीय एआई डॉक्टर्स मिशन होता है। देखो महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर जो चिकित्सकीय पेशेवर होते हैं उनको एआई से जुड़ा हुआ, डिजिटल स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कुछ ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय एआई जो डॉक्टर्स मिशन रखा जाता है नई दिल्ली में। भारत सरकार का एक अम्ब्रेला मिशन चल रहा है जिसके अंतर्गत ये सारे मिशन चलाए जाते हैं, इंडिया एआई मिशन। और इंडिया एआई मिशन के ही जो सीईओ हैं आपके कौन बनाए गए हैं? पीछे सौरभ विजय साहब बनाए गए हैं, याद करो, है ना, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूआईडी एआई के भी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ठीक, तो इंडिया एआई मिशन को लेकर इतना जरूर याद रखना, जो बहुत महत्वपूर्ण मिशन होते हैं, जब भी एआई के क्षेत्र में लिखना होता है तो वहां पर आप ये जरूर मेंशन किया करो। ठीक है, इनका बजट भी याद रखना है, 10,372 करोड़ के मिशन बजट के साथ में 7 मार्च 2024 को इस मिशन की, इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई थी। क्लियर? गंगा सॉफ्टसेल कछुआ क्यों चर्चा में रहा? गंगा सॉफ्टसेल कछुआ को लेकर इसलिए चर्चा थी क्योंकि ये पहला ऐसा सैटेलाइट टैग्ड बन गया है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड। मींस एक तो ये सॉफ्ट सेल कछुआ है, ज्यादातर कछुओं के ऊपर शेल कैसी होती है? हार्ड होती है, लेकिन ये थोड़ा यूनिक है। ये गंगा सॉफ्टसेल जो है, इसकी ऊपर की जो कवच है, जो सेल है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट है, इसीलिए यूनिक है। और ये पहला सैटेलाइट टैग्ड बन गया है। कहां छोड़ा गया है इसको? काजीरंगा। मीन सैटेलाइट का टैग लगा करके इसको छोड़ दिया ताकि ट्रैक करना आसान रहेगा। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी के सेक्टर में उसको कैसे संरक्षित रखा जाए, जीवों को, है ना, फ्लोरा और फौना को कैसे संरक्षित रखा जाए, उस संदर्भ में ये प्रयास है आपका गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ। और इसके लिए जो आपकी सैटेलाइट टैग्ड जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, वो WII के द्वारा या असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मिलकर के, मींस असम का जो वन विभाग है और वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा मिलकर के यह जो प्रोग्राम चलाया गया सैटेलाइट टैग्ड प्रोजेक्ट। तो ये सैटेलाइट टैग प्रोजेक्ट बेसिकली वो प्रजातियां हैं, वो सारी स्पीसीज जो थोड़ा सा इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उनको सैटेलाइट टैग किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें ट्रैक करना आसान हो पाएगा। तो इसी में आपका गंगा सॉफ्टसेल कछुआ है, जो भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड कछुआ बन गया है। प्रोजेक्ट सक्षम क्या है? सीधा पूछा जाएगा प्रश्न। तो एक तो यह जो प्रोजेक्ट सक्षम है, किसको सक्षम बनाएगा? दिमाग में आना चाहिए। बोले ये सक्षम बनाएगा, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, इसके द्वारा चालू किया गया। मींस हाईवे के किनारे जो महिलाएं वगैरह होती हैं, ग्रामीण महिलाएं होती हैं, इनको स्किल सिखाना है ना, इनको स्किल सिखाना मींस क्या क्या कौशल इनको सिखाया जा सकता है ताकि ये जो है आपका आत्मनिर्भर हो सके, इनको रोजगार के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करने का काम किया जाएगा, इनको सक्षम बनाने का काम किया जाएगा, इसलिए इनका नाम ही है प्रोजेक्ट सक्षम। किसके द्वारा चालू किया जा रहा है? NHAI के द्वारा। कहां पर किया जाएगा? बोले यहीं पर हाईवे वगैरह के किनारे ही जो महिलाएं वगैरह होती ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनको कैपेबल बनाया जाएगा। ठीक है, मक्का भैया क्यों? क्योंकि भारत में एथेनॉल उत्पादन, अब एथेनॉल के लिए E20 से लेकर के E100 तक की चर्चा बहुत हो रही है। E20 का भारत सरकार ने जो रिकॉर्ड रखा था 2025 तक हम E20 टारगेट को पूरा कर लेंगे, और पूरा कर लिया है। इसके बाद अब सरकार E100 की ओर जा रही है, हालांकि इसके बहुत सारे लूपहोल सामने आ रहे हैं। गाड़ी के इंजन खराब हो रहे हैं, गाड़ियों में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो अभी टेक्नोलॉजी हमारे इंजन में नहीं है जो है ना, जो E20 को बियर कर सके। तो ये सारी समस्याएं अलग आ रही हैं, लेकिन एथेनॉल उत्पादन को लेकर के जो रॉ मटेरियल होता है, एथेनॉल देखो कैसे बनाया जाता है ना, कृषि उत्पाद जो होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, या तो गन्ने का अपशिष्ट प्रयोग किया जाता है या फिर मक्के का। तो अभी तक ज्यादातर गन्ने के अपशिष्ट को प्रयोग करते हुए बनाया जा रहा था, लेकिन न्यूज करंट की ये है कि गन्ना, अब चूंकि चीनी वगैरह को लेकर के आत्मनिर्भरता बहुत बढ़ गई है, तो गन्ने वगैरह को अपशिष्ट ना प्रयोग करके अब मक्के का अपशिष्ट ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो अब जो एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा जो कच्चा माल बन चुका है वो मक्का बन चुका है। न्यूज इसलिए महत्वपूर्ण थी। ठीक, फिर वन केस वन डाटा सुसहायक क्या है? देखो वन केस वन डाटा जो सुसहायक है, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो मई महीने में पहल चालू की, इसके माध्यम से जो पूरा एक केस आएगा, जैसे सेशन कोर्ट से आता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग
कोर्ट्स में अलग अलग जानकारी रहती है, बड़ा भैया याचिकाकर्ता होता है या जिससे संबंधित केस होता है, कुछ जानना होता है तो नहीं जानकारी मिल पाती है, तो अब बोले वन केस वन डेटा रहेगा। मींस उस केस को लेकर, वो पूरा केस चाहे भले कहीं पर अलग अलग चला हो, लेकिन उसका पूरा एक प्रॉपर एक डेटा रहेगा जिसको आप इजिली विजिट कर सकते हो। और सुसहायक जो एआई चैटबॉट रहेगा, यहाँ पर आप उसी केस से जुड़ा हुआ अगर कुछ सहायता लेना चाहो तो इस सुसहायक चैटबॉट से आप बिल्कुल आसान भाषा में पूछ सकते हो और आसान भाषा में आपको जवाब देगा। ये सुप्रीम कोर्ट की पहल है ना। अच्छी, जब सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए मामले पेंडिंग हैं, कैसे उनको निपटा जाए या जो भी जटिलताएं हैं, जो भी समाधान, न्यायिक समाधान आप बताते हो, उसमें इस भैया एआई चैटबॉट या वन केस वन डेटा इसको यूज कर सकते हो। नहीं तो ये देखो मेंस में वैल्यूएशन का काम करता है ये करंट, ऐसा नहीं है कि खाली पीटी में ही काम आता है। फिर भैया मनरेगा चर्चा में क्यों अभी रहा? मनरेगा देखो पहले भी चर्चा में रहा कि सरकार ने इसका नाम जो बदला है वीजी राम जी कर दिया है, सॉरी वीबी जी राम जी, वीबी जी राम जी विकसित भारत है ना, ग्रामीण रोजगार गारंटी जो आपका, देखो काम वही है, बस काम क्या है, थोड़ा सा सुधार किया है तो बस नाम बदल दिया। विकसित भारत अपने विजन के साथ में, जो विकसित भारत का विजन है 2047 का, उसके साथ इस मनरेगा स्कीम को जोड़ दिया है। थोड़ा इतिहास मालूम होना चाहिए ना। अब अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि 1 जुलाई अभी न्यूज आया कि 1 जुलाई 2026 को यह अधिनियम जो है बीबी जी राम जी अधिनियम, ये इसकी जगह ले लेगा। किसकी जगह? जो नरेगा एक्ट है 2005 का। देखो नरेगा जो आया था वो 2005 में आया था, फिर इसमें महात्मा गांधी जब नाम आगे जुड़ गया ठीक 2009 में, तो वहां से वो मनरेगा बन गया। तो मनरेगा बन गया वो तो अलग कहानी है, लेकिन अभी भैया जब ये वीबी जी राम जी आ जाएगा 1 जुलाई 2026 से उसकी जगह ले लेगा। कुछ परिवर्तन जो किए गए वो बहुत मेजर, जो 3 परिवर्तन है वो जरूर याद रखने हैं कि पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था, अभी वो गारंटी 125 दिन कर दी गई है। फंडिंग पहले 100% केंद्र सरकार करती थी, ये स्टेटमेंट भी बनाया जा सकता है, ध्यान रखना। पहले 100% फंडिंग कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। अब भैया 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 40% स्टेट, और हिमालय जो क्षेत्र होते हैं 90-10 का रेशियो रहेगा। ठीक, तीसरा है भैया जो एग्री ब्रेक है, एग्रीकल्चर ब्रेक कैसे दिया जाएगा? देखो जैसे जुताई और बुआई वाला जो सीजन रहता है ना, जिसमें बहुत मजदूर है जो किसानी वाला काम भी कर लेता है, अपना रोजगार वहां से भी लेता है, ठीक है, बोले 125 दिन का जो रोजगार रहेगा ना, उसमें उसका जो 60 दिन है ना, ये काउंट नहीं किया जाएगा जो प्राइम टाइम रहता है। तो एक तो ये पहली बार ऐसा शामिल किया गया है। ठीक, तो डेज फंडिंग और एग्री ब्रेक को लेकर के ये कुछ चेंजेस हैं, बहुत महत्वपूर्ण चेंज है, बढ़िया चेंजेस हैं, जो एक रोजगार गारंटी देते हैं, सोशल सिक्योरिटी का भी काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भैया उड़ीसा क्यों चर्चा में था? प्रधानमंत्री जो आवास शहरी योजना लाई गई, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना, देखो पहले ध्यान से सुन लो, उसका थोड़ा सा स्टैटिक बेसिक भी जान लो कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना लाई गई, आवास योजना का एक था शहरी, एक था रूरल। ठीक है, अभी शहरी 2.0 की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना, करंट की जो न्यूज है शहरी 2.0 से है, लेकिन प्रधानमंत्री जो आवास योजना लाई गई उसमें जो अर्बन वाली है वो पहले चालू की गई थी 2015 में, याद रखना। ऐसा लगेगा ग्रामीण पहले चालू की होगी सरकार, लेकिन पहले अर्बन लाई 2015 में और रूरल लाई 2016 में। ठीक, 2015 में अर्बन आई है, 2016 में रूरल आई है। और 2.0 जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 2024 से 2029 के लिए 1 करोड़ पक्के मकान टारगेट करते हुए शुरू की गई। उसी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जब घरों को बेसिकली पूरा करने के मामले में, पक्के घर बेसिकली निर्माण करने के मामले में जब राज्यों की कंपटीशन कराई गई, तो उसमें जो उड़ीसा है वो पहले स्थान पर रहा। ठीक, ये महत्वपूर्ण न्यूज थी। अब है किससे संबंधित है? तो सीबीआई के द्वारा जो एआई आधारित हेल्प बोर्ड जारी किया जाएगा। मींस बहुत सारे फर्जी सीबीआई के नाम पे फोन वगैरह आते हैं ना, तो आप इस पोर्टल पर, इस हेल्प बोर्ड पर जाकर के आप पूछ सकते हो। आपका एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से देखो आप जब रजिस्टर करोगे इस हेल्प बोर्ड पर जाकर के, तो आपके नंबर से आप जाओगे रजिस्ट्रेशन करने, तो आप भैया ओटीपी वगैरह के माध्यम से इस पर कर लोगे जब रजिस्ट्रेशन, तो आप इस अभय हेल्प बोर्ड के माध्यम से जो डिजिटल अरेस्ट घोटाले होते हैं इनसे बच सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि फर्जी है कि रियल है। ठीक है, तो अभय का वैसे तो फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हेल्पफुल असिस्टेंट फॉर यू, तो असिस्ट करने के लिए है एआई का प्रयोग करते हुए कि कौन सी सीबीआई कॉल सही है कौन सी गलत है, जो फर्जी वाला है उससे आपको बचाएगा। ठीक, अब लास्ट आते हैं, थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य देख लेते हैं कुछ और, जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या चेंजेस हुए मई महीने में। तो हंगरी देश में बहुत बड़ा सत्ता का परिवर्तन हुआ और यहाँ के नए प्रधानमंत्री जो बने पीटर मगयार बने। याद कैसे होगा? बहुत आसानी से याद होगा। हंगरी मतलब क्या होता है? बोले भूखा होता है हंगरी मतलब, ठीक है, तो बोले हंगरी होगा, उसको तुम ग्लास कटोरी में कुछ दोगे तो वो क्या कहेगा? बोलेगा भैया मग में लाओ यार, मग लाओ यार, है ना, मग यार। बोले मग यार दो, तो मग यार से याद हो गया, बोले हंगरी बहुत है। ठीक है, तो मग यार जो है हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो दोनों शब्द कनेक्ट हो गए, दोनों शब्द कनेक्ट हुए तो हमारे लिए आंसर टिक करना आसान हो जाएगा। अब कनाडा क्यों चर्चा में रहा? देखो देखो देखो, समझ लो कनाडा काहे चर्चा में रहा। यूरोपीय राजनीतिक सामुदायिक शिखर सम्मेलन की यहाँ पर बात हो रही है। देखो यूरोप के जो देश हैं, पूरा यूरोपीय देश हम देख रहे हैं, पूरे यूरोपीय देश मिलकर के बैठते हैं और अपने यहाँ पर बेसिकली कैसे ट्रेड को लेकर बात हो, कैसे आपसी सहमति, जिन मुद्दों पर भी अगर मतभेद है, कैसे मुद्दों को बेहतर किया जाए, सुलझाया जाए, इसको लेकर के फ्रांस के द्वारा ये पहल चालू की गई थी कि यूरोप के सभी देश बैठेंगे, राजनीतिक समुदाय
जो शिखर सम्मेलन होगा ये 8वां इस बार का आर्मेनिया में हुआ, बैठकर बात होती है। लेकिन ज्यादातर यहाँ पर सारे कौन से यूरोपीय देश शामिल होते हैं। चर्चा में इसलिए रहा कनाडा क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई गैर यूरोपीय देश यहाँ पर भाग ले रहा है। भैया कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है कि नहीं, किस महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, और जहां ज्यादातर यूरोपीय महाद्वीप के देश बैठते हैं। तो आर्मेनिया के राजधानी येरेवन में जब ये बैठक हो रही थी, ये सम्मेलन हो रहा था, तो वहां पर पहली बार ऐसा था जब कोई गैर यूरोपीय देश शामिल था, उसका नाम था कनाडा। ठीक है, उसके बाद में हेलने पासपोर्ट पर आते हैं। देखो हेलने पासपोर्ट क्या है यार, एक तो साल में 4 बार आता है, ठीक है, हर 3 महीने पर एक बार आता है। ठीक है, तो अभी जो करंट का कंटेक्स्ट है उसमें भारत की रैंक 78वीं है। ठीक, क्लियर। और हमेशा बढ़िया हमेशा रहता है किसका, सिंगापुर का, ये तो पता ही होगा हर बार। भारत की रैंक ऊपर नीचे होती रहती, कभी 75, पिछली बार जैसे थी, अब की 78 है, तो अभी 78 याद रखना है, याद रखने का भी बता दे रहे हैं। चलो अभी जो एग्जाम होगा याद रहेगा। ठीक है, जैसे मई महीने में जो करंट आया है तो उसके हिसाब से हेलने का एच बनाओ। ठीक है, एच को कैसे बना सकते हो, 8 बना सकते हो कि नहीं, सामने दिखाया एकदम, बोले हेलने का एच लिखो, एच को 8 बना सकते हो, 8 से पहले 7 आता है, तो यही भारत की रैंक है। ठीक, समझे, थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाकर याद कर लो यार। उसके बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड युगांडा, इसको लेकर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर इबोला के प्रकोप को लेकर के अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। यहाँ पर भैया पब्लिक इमरजेंसी लगा दी है, किसको लेकर के, इबोला को लेकर के। कहां पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में। युगांडा से याद करो भैया, युगंधा याद किया था, बोले युगंधा, बोले यावेरी गंधा, तो यावेरी जो है हेड ऑफ स्टेट बने थे यहाँ पर। ठीक है, तो बोले युगांडा से हमने, युगंधा से हमने इसको याद कर रखा है, तो अभी यहाँ भी याद हो जाएगा। देखो डेमोक्रेटिक जो भी कंट्री है, ठीक समझना, डेमोक्रेटिक पकड़ लेंगे यहाँ पर कीवर्ड, युगंधा पकड़ लेंगे। बोले डेमोक्रेटिक में, बोले युगंधा, बोले बोले कौन बोला, बोले ई बोला। ठीक है, समझे, बोले डेमोक्रेटिक कंट्री में ही युगंधा बोल सकता है, बोले कौन बोला, बोले ई बोला। ठीक है, तो ई बोला से याद रहेगा डेमोक्रेटिक युगंधा। ठीक, दोनों याद रहेंगे, युगांडा याद रहेगा, यहाँ डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर ही ई बोला है गंदा, तभी भैया इमरजेंसी लग गई यहाँ पर। ठीक, अब आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको तो याद ही नहीं करना है, इतनी बार याद हो चुका है यार, इतनी गंदी रैंक आई है, और इसके साथ में और गिरावट हुई है, 151 से 157 पहुंच चुकी है रैंक, 6 स्थान की और गिरावट हो गई है, लेकिन मीडिया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें हमेशा टॉप कौन करता है, नॉर्वे करता है। ठीक है, वो हमेशा की तरह नॉर्वे ना रोवे, जहां का नागरिक कोई ना रोवे, है ना, वही है नॉर्वे, और वही प्रेस फ्रीडम में हमेशा टॉप करता है। फिनलैंड का है चर्चा में ना, फिनलैंड देखो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो यूरोप का पहला पूर्ण एकीकृत लिथियम प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट का नाम बेसिकली देखो कैलिबर प्रोजेक्ट है, याद रखना, कभी कभी पूछ देता है, सीधा पूछ देगा कैलिबर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। लिथियम आयन बेस्ड पता होगा ना बैटरी, जो जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब ई व्हीकल्स चलेंगे, ठीक है, जितने भी ई आपके उपकरण बनेंगे, ई उपकरण में मेन जो सोर्स होता है ऊर्जा का, वो आपके लिथियम आयन बेस्ड बैटरी होती है। अब भैया लिथियम प्रोजेक्ट इसलिए लगाया जा रहा है यूरोप में, तो यूरोप का पहला पूर्ण एकीकृत जो लिथियम प्रोजेक्ट है, कहां से चालू किया जा रहा है, फिनलैंड से चालू किया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कैलिबर प्रोजेक्ट है। बस ये नाम याद रखना है आपको, कैलिबर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो आपको अगर ये पता है, क्लियर है, न्यूज क्लियर हो गई है, कंटेक्स्ट क्लियर है, तो आप ये इजिली लगा लोगे आप कि भैया ये लिथियम प्रोजेक्ट से संबंधित है। अब लास्ट जो है भैया आज की न्यूज है, वो है अटाकामा रेगिस्तान को लेकर के। देखो अटाकामा रेगिस्तान वाली न्यूज काहे चर्चा में थी, ध्यान से आप अगर नॉर्थ अमेरिका नहीं भैया साउथ अमेरिका देखोगे, तो यहाँ पर एक देश है पतला पतला सा किनारे, चिली दिख रहा है, तो यहाँ पर भैया चिली है, और चिली में ही एक जगह है अटाकामा डेजर्ट, किनारे ही अटाकामा रेगिस्तान है। तो ये अटाकामा रेगिस्तान बेसिकली यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव पाए गए। अब चूंकि यह अटाकामा रेगिस्तान, इसका जो मिट्टी है ये बिल्कुल मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली जो मिट्टी, लाल मिट्टी है, उसके जैसे ही दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव मिले हैं, इससे सीधा वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं जब यहाँ जीवन संभव है तो मंगल पर भी संभव हो सकता है। एक तो ये चर्चा में रहा। दूसरा भैया ये समझो, अटाकामा रेगिस्तान की हमने ये लोकेशन देख ली, चिली में है। अब ये दूसरी बात है कि चिली को लेकर के थोड़ा और एक फैक्ट हमारे एग्जाम में आता है, ये चिली हो गया, ऊपर ही यहाँ पर देश है बोलीविया, और इधर साइड में देश है आपका अर्जेंटीना। ठीक है, तो बोले बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, इन तीनों को मिला करके लिथियम ट्रायंगल, अभी ऊपर न्यूज पढ़ी लिथियम वाली, तो इन तीनों को ही मिलाकर के लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिथियम का भंडार जो है बहुत बड़ी मात्रा में है। ये एक लिथियम ट्रायंगल वाली न्यूज क्लियर हुई कि कौन से देश शामिल हैं, ये हमारी ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है यहाँ से जोड़कर। दूसरा भैया एक न्यूज और आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिली जो है, यहाँ पर जो अटाकामा है, यहीं पर एक खदान है चिक्की कमाटा, पढ़े हो कि नहीं, चिक्की कमाटा जो है आपकी तांबे की खदान है। ठीक है, कॉपर की खदान है, तो तांबे की खदान है, तो चिली यहां से हमें समझ में आया खदान बनाने की जरूरत है। बोले खदान क्यों है, क्योंकि चिली जो देश है ये तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक और भंडारण, रिजर्व भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, प्रोडक्शन भी, कौन, चिली।
ठीक। तो चिली कॉपर के मामले में जाना जाता है और यहाँ पर ही चिक्कीकामाटा जो है आपकी एक खदान भी मौजूद है। तो इतनी सारी न्यूज हम लोगों ने चिली से संबंधित ज्योग्राफी से जोड़कर भी पढ़ ली। तो ये हो गया भैया मई महीने का करंट अफेयर तैयार। जनवरी से मई तक का पूरा करंट तैयार हो चुका है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना कि भैया मजा आया कि नहीं आया। मजा आने का मतलब ये है कि चीजें जो पढ़ी है वो समझ में आई हैं, याद हो रही हैं, और एक बार में देखो अभी पढ़ोगे एक बार में लगेगा सब याद है, थोड़ा गैप दोगे फिर निकलने लगेंगी। तो उसी के लिए तो रिकॉल का ऑप्शन होता है, रिवाइज का ऑप्शन होता है। फिर एक बार वीडियो देख डालो स्पीड में लगा करके, दोबारा देख डालोगे तो हाँ, जो जैसे थोड़ी सी आवाज अगर कट गई थी तो समझो अगर मजा आया है, मजा आया करे तो फिर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करो यार, क्योंकि वही फीडबैक जो है आगे के लिए फ्यूल का काम करता है। और जब अगर कुछ भूलने लगो, जैसे एक बार लेक्चर याद किया, मजा आने का मतलब यही है कि चीजें याद हो रही हैं, साथ के साथ में समझ में आ रही हैं। भूलने लगे तो दोबारा से रिकॉल कर लिया, स्पीड में लगा कर लेक्चर को देख लिया, कंप्लीट किया, पूरा आनंद फिर से लिया, है ना। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है, कई बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, जब तक एग्जाम हो तब तक पता नहीं कितनी बार रिवाइज हो चुका होना चाहिए, ठीक है।